हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। सो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारा एस्केप सीक्वेंस एंड लिस्ट। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते क्या हैं? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आर बैक स्लैश, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आर आफ्टर बैक स्लैश are called escape sequence characters. Escape sequence characters comprise of more than one characters but represent one character when used within the strings. तो इसका क्या मतलब है? तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ escape डॉट पी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं? कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बैक स्लैश के बाद लगते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ कैरेक्टर्स लगते हैं, इधर जो भी हमारा कैरेक्टर लगता है तो ये दोनों मिला के हमें बना देता है, दोनों मिला के बन जाते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम कोई भी कैरेक्टर नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ स्पेसिफिक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आपको बता रखे हैं, मतलब दिल लिख रखे हैं। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं हम लोग बैक स्लैश एन। तो मैं सबसे पहले जल्दी से इन सबके फंक्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमें क्या करता है? ये हमें देता है एक न्यू लाइन, ठीक है। ये वाला हमें क्या करेगा? बैक स्लैश टी गिव्स स्पेस, ये हमें स्पेस दे देगा थोड़ा सा। ये हमें सिंगल कोट को प्रिंट करने में मदद करेगा, ये हमें बैक स्लैश को प्रिंट करने में मदद करेगा और ये हमें डबल कोट्स में प्रिंट करने में मदद करेगा। ये आपको शायद अभी समझ ना आ रहा हो, मैं जल्दी से इन सब के लिए एक एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चलाता हूँ एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिल द एंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ पहले, तो यहाँ पे इसने लिख दिया इन दिस today's video I am going to teach you about escape sequence characters and list, so watch the video till the end। सबसे पहले तो मैं इस पैनल को राइट में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसने ऐसे प्रिंट करा। अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करूँ, जैसे कि यहाँ मैं लगा देता हूँ इन टुडेज वीडियो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैक स्लैश एन, ठीक है। आई एम गोइंग टू टीच यू, टीच में मैं लगा देता हूँ सिंगल कोट्स, ठीक है। टीच यू अबाउट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। अबाउट के बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा गैप, यहाँ लगा देंगे हम लोग एक न्यू लाइन। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे डबल कोट्स। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सिंगल कोट। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे तरीके से प्रिंट कर दिया है। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू, टीच के बाद इसने यहाँ पे क्या लगा दिया? यहाँ इसने लगा दिए सिंगल कोट्स, टीच से पहले और टीच के बाद, ठीक है। अबाउट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, अबाउट के बाद इसने थोड़ा सा गैप दे दिया है, देखो ये जो हमने टी लगाया ना, ये टैब जितना गैस गैप दे देता है, ठीक है। ये टैब जितना गैप, इतना गैप दे देगा ये आपको, अगर आप किसी भी वर्ड से पहले बैक स्लैश टी लगाओगे। उसके बाद हमने लिखा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स एंड लिस्ट। लिस्ट से पहले हमने क्या लगाया है? डबल कोट्स। तो इसने लिस्ट को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, सो और ये बैक स्लैश। तो इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? अगर मैं यहाँ मान लो
यहाँ प्रिंट कर दूँ हाय। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं हाय को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं हाय को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये जो हाय है वो मेरा डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये एरर देगा। ठीक है, अगर आपको यकीन हो तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे रहा है एरर। तो मुझे अगर डबल कोट्स फिर भी चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इसका। तो अब ये मेरे को डबल कोट्स आसानी से प्रिंट करके दे देगा। देख सकते हो, अब डबल कोट्स के अंदर इसने मुझे हाई प्रिंट करके दे दिया है। तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक स्लैश वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, जो कि हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है हमें करने के लिए हेल्प करता है ये। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इसको सिंगल कोट में डालना चाहूँ, तो सिंगल कोट में मैं इसको डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिंग जो है डबल कोट से बनाई है, इसलिए सिंगल कोट के अंदर मैं इसको डाल सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको डबल कोट्स में नहीं डाल सकता। अगर मैं इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट से बनाऊँ, तो ये इसके अंदर मैं डबल कोट्स डाल सकता हूँ। क्योंकि मैंने इसे डबल कोट से बनाई है, इसलिए मैं इसे इसके अंदर सिर्फ सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे डबल कोट्स चाहिए तो मुझे डबल कोट्स वाला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्यों होते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे प्रोग्राम को कुछ मीनिंग देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, उसके बाद मैंने लिखा बी। अब मुझे बी के बाद एक नई लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं बार बार प्रिंट स्टेटमेंट तो लगाऊंगा नहीं कि प्रिंट ए, उसके बाद सेम प्रिंट बी, उसके बाद सी, सेम तो करूँगा नहीं। तो मैं बार बार यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा के कर सकता हूँ, तो इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक स्लैश और एन का न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, और इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, जिससे कि हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा ईजी बन सके। अब हम पढ़ते हैं एफ स्ट्रिंग्स के बारे में। अब एफ स्ट्रिंग क्या होती है? इट इज़ यूज फॉर एडिंग वेरिएबल्स टू द स्ट्रिंग। अगर आप गौर करो, हम अभी तक जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे थे, ये सब क्या कर रहे थे? हमें सिंपली जो भी हमने इसके अंदर लिखा वो प्रिंट करके दे रहे थे। ठीक है, जो ये स्ट्रिंग है। लेकिन अब मैं जो प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, उसमें मैं लगा दूंगा एफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेता हूँ। ए इक्वल्स टू में 5, बी इक्वल्स टू में 6, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ए प्लस बी को। तो अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 11, क्योंकि 6 + 5 होता है हमारा 11। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मिले सम इक्वल्स टू में, उसके बाद यहाँ पे आए, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा एफ स्ट्रिंग का। एफ, उसके बाद डबल कोट्स। ठीक है, और इसको मुझे डालना होगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ ऐसे। अब आप देखो इसने क्या लिख कर दिया, सम ऑफ ए एंड बी इज 11। ठीक है, तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग हमें मदद करता है डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल्स को लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एंड बी, तो मुझे ऐसे देगा सम ऑफ 5 and 6 is 11। तो इसलिए हम लोग एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें ईजिली वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकूँ। मुझे अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करना पड़े, और फॉर्मेट फंक्शन का भी इस्तेमाल ना करना पड़े मुझे। मतलब फॉर्मेटिंग कॉमा लगा के इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर मैं एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे, सम ऑफ, उसके बाद आ जाएगा मेरा कॉमा ए एंड बी इज, उसके बाद यहाँ ए प्लस बी। अगर मैं ऐसे करूँगा तब भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? इसमें आप देखो, इसमें मेरे को बार बार कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था।
तो इसलिए हम एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं। अब मैं इसी को ऐसे कर दूँ तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली पहले लिखूंगा सम ऑफ ए एंड बी इज, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लगा सकता हूँ ए प्लस बी। एफ स्ट्रिंग की मदद से हम इतनी ही आसानी से कर सकते हैं, तभी दोनों को सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, इस मेथड की जगह इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम ईजिली वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकें। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। तो नई चीज़ क्या है इसमें, अभी हमने एफ स्ट्रिंग के बारे में सीखा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो वेरिएबल बनाए और हम उन दोनों का सम प्रिंट कर रहे हैं, और एफ स्ट्रिंग की मदद से हम उन वेरिएबल्स को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये 5 और 6 सीखेगा, मुझे चाहिए कि मैं यूज़र से मांगूँ कि वो जो चाहे वो नंबर इनपुट करे, और उसके बाद मैं उसका सम दिखाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पाइथन के अंदर होते हैं कुछ इनपुट फंक्शंस। तो सबसे पहले मुझे लगाना होगा इंट इनपुट, ठीक है। इंट इनपुट, और इंट, एक सेकंड मैंने शायद कुछ मिस कर दिया, हाँ, इंट इनपुट। और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे हम यूज़र के द्वारा कोई भी इनपुट ले सकते हैं। और इंट मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, मैंने आपको पहले भी बताया था टाइप कास्टिंग के बारे में अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी इनपुट लूंगा उसको इंट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं इजीली इन दोनों का सम कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं इंट नहीं लिखूंगा, अगर मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यूज़र से ले लेता हूँ इनपुट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे 4 और 5, 9 आएगा, नहीं आया। क्यों 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि सम ऑफ 4 और 5 कैसे दिए 45, और 45 क्यों हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि ये क्यों आया। अगर आपको अभी भी पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो, तो मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों आया। क्योंकि ये है एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमारा क्या करता है, जब हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल ए और बी में जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं यूजर के द्वारा 4 और 5, इस समय ये नंबर नहीं है, इस समय ये है स्ट्रिंग। तो प्लस की मदद से हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, इसलिए हमें दोनों के दोनों बगल से बगल चिपका के दे देगा, बिल्कुल साइड बाय साइड रख के दे दे रहा है हमें, इसलिए मुझे इसे टाइप कास्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए लगाता हूँ इंट इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। स्टेटमेंट लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है, एंटर द नंबर, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो नंबर में डालता हूँ यहाँ पे 5, और दोबारा डाल देता हूँ 5। अब क्या आंसर आना चाहिए, अब हमारा आना चाहिए 10। तो आप देख सकते हो हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी। अब इन वेरिएबल के अंदर मैं इनपुट फंक्शन की मदद से यूज़र के द्वारा इनपुट ले रहा हूँ। मतलब अगर आपको यूज़र से कुछ भी इनपुट करवाना है, एंटर करवाना है, कि यूज़र पहले डालेगा, ठीक है, यूज़र से आपको कोई डेटा निकलवाना है, तो आप इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करोगे। इनपुट फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यूज़र से कुछ भी एंटर करवा सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद हमने इंट का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो स्ट्रिंग रहता है, लेकिन हमें इंट में चाहिए, तो इसलिए हम इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं। और क्या मैंने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करा, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या इस्तेमाल करा, एफ स्ट्रिंग। एफ यानी कि फॉर्मेट फंक्शन है, ठीक है। पाइथन में नया नया आया है। एफ स्ट्रिंग की मदद से हम ईजिली वेरिएबल्स को इनपुट करा सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, और हम उनका इजीली प्रिंट कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ, उसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी वेरिएबल डालोगे वो उसको, जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो उसकी वैल्यू को वो उस जगह पे प्लेस कर देगा। अब जैसे मैं इसको एक और बार आपको रन कर दिखाता हूँ, एंटर द नंबर 10, एंटर द नंबर 40। तो आंसर आना चाहिए हमारा 50। तो इसने यहाँ पे 10 करा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, ए वेरिएबल के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। तो मैंने पहले डाला 10, तो इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे बी, तो मैंने 40 डाला तो इसलिए 40 आ गया। अब यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है, 10 + 40 50। तो ये था हमारा यूजर से इनपुट लेने का।
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ का आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बहुत बार यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। और अगर आप कभी भी बोलो तो आप मेरे इस कोर्स को दोबारा से देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट क्या है? पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, लिस्ट डॉट पी वाई। ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट हमारी क्या होती है? एक तरीके से कंटेनर है। जैसे वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है, वैसे लिस्ट भी हमारी कंटेनर होती है। जैसे वेरिएबल मैंने बनाता हूँ ए इक्वल्स टू में कुछ, तो ए के अंदर ये क्या है? हमारा वेरिएबल यानी कि कंटेनर। इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया, कुछ को। लेकिन अंतर क्या होता है? वेरिएबल्स के अंदर हम लोग एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए एक बार में, तो एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं लिस्ट बना के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट जब बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जितनी चाहे उतनी वैल्यूज को दे सकते हो, कॉमा से सेपरेट करके। और इसकी खास बात यह है कि हम इसमें कितने भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बना ली एक लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये लिस्ट है कि नहीं। प्रिंट टाइप, टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा मैं, और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये लिस्ट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो इसने क्लास लिस्ट दे दिया है, यानी कि ये एक लिस्ट है। तो इसी तरीके से आप इजीली पाइथन के अंदर लिस्ट्स को बना सकते हो। तो मैं एक और आपको बताता हूँ लिस्ट क्या होती है। लिस्ट कंटेनर होती है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ असाइन कर सकते हैं, वो भी अलग अलग डेटा टाइप की। लेकिन वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वो भी एक ही डेटा टाइप की। ठीक है। तो इसलिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा लिस्ट। अब हम जान लेते हैं इसके थोड़े मेथड्स के बारे में। अब लिस्ट के मेथड्स होते हैं कुछ। पहला मेथड है सॉर्ट। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट की भी इंडेक्सिंग करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, जैसे हमने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करी थी पिछले चैप्टर में, मैं लिस्ट की भी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। ए, तो मुझे अगर ज़ीरो इंडेक्स का चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली ज़ीरो लगा दूंगा, और ये मुझे कुछ दे देगा। ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लिस्ट की इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे वन रख देते हैं, यहाँ पे मैं हाई रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रू रख देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है, और इसके अंदर मैंने तीन अलग डेटा टाइप डाले। ये हमारा इंट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग, और ये हमारा बूलियन। तीन अलग डेटा टाइप हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे करनी है इसकी इंडेक्सिंग। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं भी लगाऊंगा प्रिंट फंक्शन एक, और इसकी इंडेक्सिंग करना भी बिल्कुल ईजी है। प्रिंट फंक्शन के लिए अंदर अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ए, और इंडेक्सिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ठीक है। अब ए के अंदर मुझे कौन से इंडेक्स का चाहिए, इसकी भी इंडेक्सिंग लिख देता हूँ मैं। 0, 1 एंड 2। ठीक है। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया ही था। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगाऊंगा तो प्रिंट फंक्शन से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। यहीं पे अगर मैं ज़ीरो को हटा दूँ, और ज़ीरो को हटा के मैं कर देता हूँ 2, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 2। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू देंगे, सिंगल इंडेक्स देंगे कि हमें क्या इंडेक्स चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से जाएंगे। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन हम सिंगल इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को उठाने के लिए। ठीक है।
तब हम जल्दी से आते हैं लिस्ट मेथड के लिए। लिस्ट अंडरस्कोर मेथड्स डॉट पी वाई। तो लिस्ट का हमारा पहला मेथड क्या है? लिस्ट का पहला मेथड हमारा लिस्ट L1 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट मेथड अपडेट कर देता है लिस्ट को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ पहले। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है। अब मैं आपको जल्दी से इसको सॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कौन से फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल, ठीक है। अब मेरे को करना है L.sort। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ एल को। अब मैं एल को प्रिंट करूँगा तो मुझे ये सॉर्ट होके मिल जाएगा लिस्ट। तो आप देख सकते हैं मुझे लिस्ट बिल्कुल अच्छे से सॉर्ट होके मिल चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब आप लिस्ट बना लो, जैसे मैंने एल से लिस्ट बनाई, तो इसको सॉर्ट करने के लिए आपको L.sort करना है। उसके बाद आपको इसे एल को ही प्रिंट करना है, क्योंकि हमने इस लिस्ट को अपडेट कर दिया है अब, ठीक है। अपडेट हो गई है लिस्ट, तो इसलिए L.sort करके हम एल को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड है हमारा L.reverse। ये इसको हमें रिवर्स कर देगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। L.reverse प्रिंट कर देंगे हम लोग एल को। इसको चलाएंगे तो इसने हमें रिवर्स करके नहीं दिया, क्योंकि हमारा सॉर्ट फंक्शन चल रहा है इस समय। और इसको घटा देते हैं और रिवर्स के पैरेंथेसिस, एक्चुअली इसको रहने देते हैं। तो एक लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, एक को ये रिवर्स कर देगा, आप देख लेना। तो ये रही हमारी सॉर्ट होगी लिस्ट और ये रही हमारी रिवर्स होगी लिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि L.sort हमें क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करेगा। L.reverse हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करके प्रिंट करके देगा। अब हम देखते हैं अगले मेथड को, जो कि हमारा अपेंड। अपेंड मेथड क्या करेगा, हमें एक वैल्यू को हम एंड में ऐड कर सकते हैं लिस्ट के। L.अपेंड कर दूंगा मैं। अब मैं लिस्ट के एंड में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मान लो इसमें इस लिस्ट में कौन सी वैल्यू नहीं है इस समय, 9 नहीं है इस लिस्ट में। अगर मैं यहाँ पे 9 लगा दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ एल को, तो मुझे क्या मिलेगा, 9 लगा हुआ मिलेगा एंड में, क्योंकि मैंने अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करा इसलिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर मैंने अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल आखिर में किया है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सबसे पहला फंक्शन चलाएगा, जो कि है सॉर्ट। सबसे पहले उसने लिस्ट को करा सॉर्ट। अब लिस्ट में हमारी ये चीज़ आ गई है, लिस्ट हो गई हमारी अपडेट। अभी लिस्ट में हमें हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है। फिर उसने हमें प्रिंट करके दे दी लिस्ट। अब अगला फंक्शन चलेगा हमारा रिवर्स। तो ये सॉर्ट हुई लिस्ट थी, इसने उसको रिवर्स कर दिया और प्रिंट की वजह से इसने उसे प्रिंट कर दिया। फिर हमारा चलेगा अपेंड। तो जो हमारी रिवर्स हुई लिस्ट थी, उस लिस्ट के आखिर में इसने लगा दिया 9। अगर मैं इसको उठा के ऊपर कर दूं, उसके बाद अब इसको प्रिंट करूं, तो आप देख सकते हो अब इसने 9 को लगा दिया है आगे, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको आखिर में लगाया था ना, अपेंड किया था मैंने इसको आखिर में। अगर मैं, जैसे आप यहाँ देखो, ये इसने सॉर्ट करी इसको और मैंने अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करा, तो इसलिए 9 आ गया यहाँ पे। तो फिर मैंने रिवर्स करा, तो इसलिए 9 आ गया आगे। अगर मैं, फिलहाल मैं एक ही फंक्शन आपको दिखाता हूँ चला के। इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने 9 डाला, 9 आखिर में आ गया। अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह 90 कर दूँ, तो आखिर में 90 आ जाएगा। तो अपेंड फंक्शन से हम किसी भी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, उसके आखिर में हम कोई भी वैल्यू को डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन हमारा क्या करेगा, दिस विल ऐड 8 एट द थर्ड इंडेक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स से हमने की थी, उसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसका L.insert। यहाँ पे आएगा अपना इंडेक्स, कॉमा
वैल्यू। ठीक है, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी एल, अब मैं यहाँ पे करूँ एल डॉट इंसर्ट। एल डॉट इंसर्ट में सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे लेगा सबसे पहले हमारी वैल्यू। किसकी वैल्यू? इंडेक्स की वैल्यू, कि हमें कौन से इंडेक्स पे अपडेट करना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद हमें डालना है कि वैल्यू, कि कौन से इंडेक्स पे हमें कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्चुअली 4 नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा वैल्यू। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स इंसर्ट फंक्शन का। ठीक है, कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एल बना लूँ तो वैसे ही अभी समझाने के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाता हूँ मैं। 1 2 3 एंड 4, ये मैंने लिस्ट बनाई। अब मैं चलाता हूँ एल डॉट इंसर्ट। एल डॉट इंसर्ट एल डॉट इंसर्ट INSERT। ठीक है, एल डॉट इंसर्ट फंक्शन में लगाया। सबसे पहले मैं दे देता हूँ इंडेक्स 0 1 2 3, ये लिस्ट का इंडेक्स। अब मुझे मान लो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स को चेंज करना है। यहाँ पे 2 है ना, 2 की जगह मैं यहाँ पे 5 लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सिंपली लगाना है यहाँ पे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट एल। अब जैसे ही मैं एल को प्रिंट करूँगा, ये मुझे लिस्ट बना के दे देगा ऐसे 1, क्योंकि मैंने फिफ्थ नंबर को फर्स्ट इंडेक्स पे डाला है। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 2 है। अब आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4। इसी को मैं VS कोड में आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एल डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे इंडेक्स दे देता हूँ मैं थर्ड इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 80। प्रिंट कर देता हूँ मैं एल को। अब मैं इसे चला के दिखा देता हूँ। 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे 80 आ गया। और थर्ड इंडेक्स पे एक्चुअली में था क्या, 0 1 2 3, 3 था। थर्ड इंडेक्स पे हमारा 3 था। इंसर्ट फंक्शन की वजह से मेरा थर्ड इंडेक्स पे आ गया 80। तो ये आपको याद रखना है कि इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे आपको वैल्यू चाहिए, और उसके बाद कौन सी वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स फंक्शन। इसके बाद आता है हमारा पॉप फंक्शन, उसके बाद है रिमूव फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, पॉप। और यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगी अपनी। एल डॉट पॉप करके मैं यहाँ पे इंडेक्स लगा देता हूँ, थर्ड इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ एल को। तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, हमारे थर्ड इंडेक्स पे था 3, 0 1 2 3, लेकिन यहाँ आ गया 2। ठीक है, लिस्ट देखते हैं कितने की है। पहले लिस्ट की लेंथ को प्रिंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे साथ साथ। प्रिंट लेन ऑफ एल, एल की हमें लेंथ प्रिंट करनी है सबसे पहले। तो लेंथ है हमारी एल की 11। 0 1 2, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेंथ तो परफेक्ट है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से गिनूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसने क्या किया, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं इस लेंथ को लगा देता हूँ ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेगा ये हमें, सबसे पहले हमें देगा ये लेंथ प्रिंट करेगा। तो एक्चुअल में जो हमारी लिस्ट थी,
उसकी लेंथ थी 12। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन हमारी लिस्ट बनी लेवल की। ये क्या करता है, पॉप फंक्शन करता क्या है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मेरे पे ये यही सेम इंडेक्स लिस्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पॉप फंक्शन एल डॉट पॉप। यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देता हूँ 1। उसके बाद सेम प्रिंट कर दूंगा एल को। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे 2 को गैप कर देगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 3 4। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मेरा अभी इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3। सेकेंड इंडेक्स पे मेरा 8 है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स करता हूँ तो 8 गायब हो जाएगा मेरी लिस्ट से। देख सकते हो आप इस पूरी लिस्ट में आपको कहीं भी 8 नहीं दिखेगा। पॉप फंक्शन क्या करता है, आप इसे जो भी इंडेक्स दोगे, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसको डिलीट कर देगा वहाँ से और लिस्ट को अपडेट कर देगा। तो ये था हमारा पॉप फंक्शन। अब इसके बाद आते हैं हम रिमूव फंक्शन पे। अब हम इसके बाद रिमूव फंक्शन पे आ जाते हैं, तो मैं जल्दी से रिमूव फंक्शन के लिए भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एलिमेंट डाल सकते हैं या वैल्यू। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालूँ अगर एल डॉट रिमूव 3। उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ एल को। अब हम देखते हैं, अभी हमारे लिस्ट में 3 है 2 बार। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखो इसने लास्ट के 3 को नहीं रिमूव करा, लेकिन आगे जो 3 था वो हट चुका है। ऐसा क्यों, ये जो हमारा रिमूव फंक्शन है वो लिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चेक करना चालू करता है। अगर मैं इसको रुको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये इसको लिस्ट को प्रिंट करते हैं पहले, फिर इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो हमारा लिस्ट एल डॉट रिमूव है वो एक एक करके एलिमेंट को रीड करता है। पहले 0 इंडेक्स का रीड करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स का, फिर थर्ड इंडेक्स का, सेकंड इंडेक्स का, उसके बाद थर्ड इंडेक्स का। अब थर्ड इंडेक्स पे से मिल गया 3। इसको क्या वैल्यू दी हुई है हटाने के लिए, 3। इसको ये जैसी 3 मिल गया, इसको जो वैल्यू हटानी है वो मिल गया, वो उसको वहाँ से हटा देगा और आगे चेक नहीं करेगा लिस्ट को, और यहीं पे यहीं लिस्ट को अपडेट कर देगा इसको हटा के। तो इसलिए मुझे ये मिला और ये हमें 3 नहीं हटा मिला। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शन लिस्ट मेथड लिस्ट के। इनकी मदद से आप इजीली लिस्ट में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, और आप अपनी लिस्ट के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने जैसे मान लो आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है और आपको उसे असेंडिंग में ऑर्डर में करना है, तो आप सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करो। अगर आपको लिस्ट के आखिर में कुछ जोड़ना है तो आप अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करो। लिस्ट को रिवर्स कर देना है तो रिवर्स का इस्तेमाल करो। कुछ इंसर्ट करना है उस इंडेक्स पे तो आप इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले इंडेक्स आएगा, फिर वैल्यू आएगी। अगर आपको उस इंडेक्स पे से जो भी एलिमेंट है उसको हटाना है पूरी लिस्ट में से, तो आप पॉप फंक्शन का इस्तेमाल कर दो, वो उसको हटा देगा उस इंडेक्स पे जो भी होगा। और रिमूव फंक्शन क्या करेगा, आप जो वैल्यू दोगे उस वैल्यू को ही लिस्ट से वो हटा देगा। ठीक है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। आपको अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर देना मुझे। मैं एक और वीडियो डाल दूंगा और आपको ईजिली और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। और नोट्स के लिए आप मेरे चैनल मेरी वेबसाइट कोड विद कीमोस को ज़रूर इसे विजिट करना। यहाँ से आप मेरे ईजिली पाइथन बेसिक्स नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस सेट के सॉल्व करते समय। तो तब तक के लिए बाय बाय।